मल्टीवेरिएट लेक्चर सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने देखा कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के कंपोनेंट्स के लिए कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर x आपका एक x1 x2 x3 एक 3x1 का वेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग मीन वेक्टर दिया है और सिग्मा मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पे दी हुई है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x2 x3, x1 x2 गिवन x3, x3 गिवन x1 x2, x1 प्लस x2 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3। इस x1 x3 आर इंडिपेंडेंट, प्रूव और डिसप्रूव। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको हमारा जो रिज़ल्ट है जो हमने पिछले जो वीडियो में डिराइव किया था वो यूज़ करना पड़ेगा। तो रिज़ल्ट आपसे क्या कहता है कि अगर कोई x वेक्टर है उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, दैट इज़ x1 और x2। x1 आपका q×1 है वेक्टर और x2 आपका p माइनस q×1 वेक्टर है। तो जब आपको x1 x2 गिवन a निकालना हो तो फॉर्मूला होता है नॉर्मल q μ1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 a माइनस μ2 सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 2 2। ये सब मतलब फॉर्मूला आपको पता है कैसे मतलब डिराइव हुआ है। बेसिक बात है, μ1 क्या चीज़ है, x1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग मीन है वो है, और जो μ2 है वो x2 का कॉरस्पॉन्डिंग मीन है, ठीक। और सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 ये अकॉर्डिंगली किए गए पार्टीशंस हैं x1 x2 के अकॉर्डिंगली। सिग्मा 1 1 आपको दिखाता है कि x1 और x1 के बीच का कोवेरिएंस कितना है। सिग्मा 1 2 आपको दिखाता है कि x1 और x2 के बीच का कोवेरिएंस कितना है। सिमिलरली x21 दिखाता है x2 और x1 के बीच का, और सिग्मा 2 2 दिखाता है x2 और x2 के बीच का कोवेरिएंस, ठीक है। क्वेश्चन से इसको करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x1 गिवन x2 x3 फाइंड कीजिए। देखो सबसे पहले इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है x1 और गिवन x2 x3 का। तो इन्होंने क्या किया कि x1 को x2 x3 से सेपरेट किया है, तो हमको भी उसी अकॉर्डिंग इस तरीके से इसको सेपरेट कर देना है। अब मीन वेक्टर है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही सेपरेट होगा। सिंस x1 अब अलग है तो इस x1 वाले को बाकी सबसे अलग करना है। ये x1 के बीच का कोवेरिएंस दिखाता है, इस कोवेरिएंस पार्ट को बाकी सबसे अलग करना है बाय पार्टीशंस, ठीक। तो पार्टीशन हमने कर दिया। तो आपके पास सिग्मा 1 1 जो आई वो आई 1, सिग्मा 2 1 जो आई वो आपके पास आई 3 1, सॉरी सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 2 आपके पास आई 3 1, सिग्मा 2 1 आपके पास आया 1 3 1, इस तरीके से। सिग्मा 2 2 आपके पास आया 4 2 2 2। तो आपके पास चारों सिग्मा मैट्रिक्स आ चुकी हैं। इसी को मैंने कहा था कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशंस होते हैं, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 ये सब कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशंस ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब अगर आपको x1 गिवन x2 निकालना है तो मतलब एक तरीके से आपको इस वाले पार्ट को अगर आप x1 कह रहे हो, ठीक, और इस वाले पार्ट को अगर आप x2 बोल रहे हो, तो आपको बेसिकली निकालना है x1 गिवन x2 इक्वल्स टू a। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन वेक्टर क्या है, मीन वेक्टर आप यहाँ से देखिए, मीन वेक्टर है μ1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स a माइनस μ2। आप देखें क्या करेंगे, मीन वेक्टर आपके पास है μ1। अब μ1 जो क्या है, μ1 है आपका ये ऊपर वाला पार्ट 1, ठीक है, प्लस मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि 1×1 मैट्रिक्स का मतलब नंबर ही होता है, ठीक। तो आपका हो गया 1 प्लस
उसके बाद सिग्मा 1 2 आपके पास कितना है 3 1। उसके बाद सिग्मा 2 2 का इन्वर्स, तो सिग्मा 2 2 का जो भी इन्वर्स आएगा उस इन्वर्स को मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, वो आप खुद से सॉल्व करके फाइंड कर लेना। तो जो भी इन्वर्स आएगा, मान लीजिए ABCD करके कुछ इन्वर्स आएगा यहाँ पे, वो इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय A माइनस μ2। तो जो A है वो कुछ देखो यहाँ पे सिंपली जो x2 है वो आपका 2 क्रॉस 1 का कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर x2 2 क्रॉस 1 का कोई कंपोनेंट है, इस तरीके से देखो, अगर x2 जो है वो आपका इस तरीके से x2 x3 है, तो जब कोई x2 अपनी वैल्यू लेता है A, तो वो ऑफकोर्स कोई 2 क्रॉस 1 का ही वेक्टर होगा, कुछ इस टाइप का, A0 और A1। तो उसी को मैं यहाँ लिख देती हूँ A0 और A1, तो होता है A माइनस μ2, तो ये आपका हो गया μ2। तो आपको साफ साफ पता चल जाता है कि मीन वेक्टर हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मीन वेक्टर में कुछ नहीं था, ये जहाँ पे आप जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हो, यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसा भी दिया हो सकता है कि आपका जो गिवन में ऐसा लिखा हुआ रहे कि x2 इक्वल्स टू 0 एंड x3 इक्वल्स टू 1, तो उस टाइम आपको A0 की जगह रखना है 0, A1 की जगह रखना है 1, ठीक। तो वो वैल्यूज़ को रख के आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास एक 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। उस 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। फिर 1 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। तो मीन वेक्टर यहाँ पे बाय कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, आपने निकालना है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स अपने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो क्या थी, वो थी आपकी, इसको मैं यहाँ पे कुछ μ0 नाम दे देती हूँ। वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स थी इस पर्टिकुलर टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा 11.2। तो वो क्या है, सिग्मा 11 माइनस सिग्मा 12, सिग्मा 21 इन्वर्स और सिग्मा 21। हर मैट्रिक्स की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 2 इन्वर्स, सब कुछ की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है। बस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, सिग्मा 2 इन्वर्स को यहाँ पे फाइंड करके, और फिर बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हैं और बाकी सब्ट्रैक्शंस हैं, तो उसको आप सॉल्व करके सिग्मा 11.2 निकाल सकते हो। तो आपका जो x1 गिवन x2 इक्वल्स टू A का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आपका आएगा नॉर्मल। अब देखो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर कितना होगा वो डिपेंड करता है कि x1 कितने ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये आपका 1 क्रॉस 1 का था, तो यहाँ पे भी नॉर्मल 1 आएगा। मीन तो आपका μ0 आ ही गया और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपका सिग्मा 11.2 आ गया। उसके बाद अगर आपको फाइंड करना रहता, मान लीजिए x1 x2 गिवन x3, तो आप क्या करते, x1 x2 गिवन x3 अगर आपको दिया रहता, तो अगर आपको x1 x2 गिवन x3 दिया रहता तो आपके पार्टीशंस किस तरीके से होते, पार्टीशन इस तरीके से होता। ये आपका पूरा पहला पार्टीशन तो यहाँ होता है ना, ये आपका पूरा हो जाता है x1 वेक्टर, ये आपका हो जाता है x2 वेक्टर, और मीन वेक्टर का पार्टीशन होता है ये, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपके जो μ2 होता है ये। और सिंस हमको x1 x2 को एक साथ रखना है, x3 को सेपरेट करना है, तो हम x3 को सेपरेट कर देते बाय दिस लाइन। तो ये जो इतना सा बचता है ये आपका x3 और x3 के बीच का कोवेरिएंस देता है, इसको सेपरेट करके पार्टीशन कर देते, तो आपका ये पार्ट सिग्मा 11 बनता, ये सिग्मा 12 लिख ही देती हूँ मैं इसको। आपका μ1 जो बनता वो बनता 10, μ2 जो बनता वो आपका बनता 2, सिग्मा 11 आपका बनता 1334, सिग्मा 12 आपका बनता 12, सिग्मा
2 1 आपका बनता 1 एंड 2 और सिग्मा 2 2 आपका बनता 2। ठीक, तो वैल्यूज़ वही हैं, फॉर्मूला वही है, बस वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। एंड आई होप कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आते हैं। तो बस और कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ को इसी फार्मूला में जो हमने यूज़ किया था, ये ऊपर वाला जो फार्मूला है इसमें आपको रखना है और वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि x3 गिवन x1 x2 का दिया पूछा जाए आपसे, तो आपका फार्मूला कैसे चेंज होगा। अब यदि आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि x3 गिवन x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो इन्होंने एक्चुअल में किया क्या है, x3 को सेपरेट किया है x1 x2 से, और ये तो आपका x2 है ही, और ये है आपका पूरा x1, और यहाँ पे जो μ1 है वो आपका ये आ गया μ1, और इतना सा है ये आपका μ2 है। x3 को हमें वापस सेपरेट करना पड़ेगा, तो सिग्मा 1 1 कितना आया 1 3 3 4, सिग्मा 1 2 कितना आया 1 एंड 2, सिग्मा 2 1 कितना आया 1 एंड 2, और सिग्मा 2 2 कितना आया 2। ठीक, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। आपसे पूछा जा रहा है x3 गिवन x1 x2। अब x3 क्या है आपका x2 सेकेंड कंपोनेंट, तो सेकेंड कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है गिवन x1 x2 मतलब फर्स्ट कंपोनेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, x2 गिवन x1 का क्या होता है μ2 प्लस सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 1 1 इनवर्स माइनस a माइनस μ1, और जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होती है इस केस में कैसी होती है, सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स सिग्मा 1 2। तो वही सब चीज़ें हमको फाइंड करनी पड़ेंगी। सब कुछ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब आपको देखो ऑर्डर कितना होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करेगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, जितना x2 का ऑर्डर होगा, x2 का ऑर्डर कितना है 2, तो नॉर्मल 2 आपका हो गया हाँ ठीक है, तो सॉरी x2 का जो ऑर्डर है वो आपका है 1 ऑर्डर का, तो यहाँ पे 1 ऑर्डर आया आपका। उसके बाद आपको फाइंड करना है μ2, तो μ2 देखो होता है μ2 प्लस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स। अब यहाँ पे जो a लिखा जाएगा वो a क्या है x1 की वैल्यू है, और जो x1 है वो 2 क्रॉस 1 का है, तो यहाँ पे कुछ a0 और a1 टाइप का आएगा वेक्टर, और उसके बाद μ1, तो μ1 आपका आ जाएगा 1 0, ये तो आपका आ जाएगा मीन, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपको इस तरीके से फाइंड करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये कैलकुलेशन आप अपने हाथ से कीजिए। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं इसका डेटा तो आपको दिया हुआ है ही, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करनी है कैलकुलेशंस करनी है। तो सिंपली बस कैलकुलेशन करो और इस टाइप के क्वेश्चंस को करो, तो ये इजी तरीका है। और इसका जो एक्सप्लिसिट वे है कि ये क्वेश्चन हो, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है आता कैसे है, वो आप डायरेक्टली हाउ टू डिराइव अ थ्योरम, हाउ टू डिराइव द रिज़ल्ट, उसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसी में ही वो पूछ रहा है कि x1 गिवन x1 प्लस x2 गिवन x1 कॉमा x1 प्लस x2 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है x1 कॉमा x1 प्लस x2, और गिवन में आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है यहाँ पे। अब ये अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए, ये तीनों के तीनों x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 प्लस x3 ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है आपके इन 3 रैंडम वेरिएबल्स के। तो इसको आप क्या लिखें, फर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन y1 को आप लिखें x1
सेकेंड लीनियर कॉम्बिनेशन x1 प्लस x2 का आपने लिख दिया y2, और थर्ड आपका आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर मैं इन तीनों एक वेक्टर y बनाऊं जिसमें y1, y2 और y3 इस तरीके से मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकती 1 0 0 1 1 0 1 1 1 x1 x2 x3? तो y को मैं ये कुछ मैट्रिक्स b नाम दे देती हूँ, तो b x। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस वाले y का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए। वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि इसका जो मीन वेक्टर आएगा वो आएगा b और म्यू, जो कि कितने क्रॉस कितने का होगा, यहाँ पे वो होगा 3 क्रॉस 1 का। और आपका आ जाएगा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स b सिग्मा b ट्रांसपोज, जो कि 3 क्रॉस 3 की होगी। तो जैसे 3 क्रॉस 3 का यहाँ पे एक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आया है, 3 क्रॉस 1 का यहाँ पे मीन वेक्टर आया है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रैंडम वेक्टर। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर रैंडम वेक्टर के लिए भी आपको एक मीन वेक्टर और एक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर जो पार्टीशन आपने करना है, मतलब अगर आपको फाइंड करना है x1 गिवन x1 प्लस x2 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3, तो एक्चुअल में आपको फाइंड करना क्या है, आपको फाइंड करना है y1 y2 गिवन y3, ठीक। और इससे इसको फाइंड करने के लिए आपके पास इस y वेक्टर का मीन वेक्टर भी है, जैसे x के लिए ये वाला था, और इस y के लिए आपका कोवेरिएंस वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स भी है, जो इस x के लिए ये वाली थी। तो सिमिलर पार्टीशंस आप करेंगे इसी ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे, जैसे x1 x2 को एक जगह करके हमने x1 वेक्टर बनाया था, ऐसे ही y1 y2 को एक जगह करके आप y1 वेक्टर बनाएंगे फर्स्ट कंपोनेंट, और y3 को आप कर देंगे सेकंड कंपोनेंट। और जो b म्यू आएगा, इसका जो पार्टीशन है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का पार्टीशन करेंगे। और यही वाला जो फॉर्मूला है जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ किया वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। फिर भी नहीं आता है ना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या x1 x2 x1 और x3 वो इंडिपेंडेंट हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रूव करो या डिसप्रूव करो। तो इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए देखिए क्या करना चाहिए हमको। पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपको दे दिया x1 x2 x3, ये इसका चलो इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो म्यू से कोई लेना देना ही नहीं है, केवल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स से मतलब होता है। सिग्मा जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है वो है 1 3 1 3 1 4 2 2 2, यही वाली है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या x1 और x3 इंडिपेंडेंट हैं। देखो, एक रिज़ल्ट तो आपको पता है कि अगर इंडिपेंडेंट होते हैं x1 और x2 तो कोवेरिएंस ऑफ x1 एंड x2 कैसा होता है, 0 होता है। ये तो जनरल रिजल्ट है ना, किसी यूनिवेरिएट केस में भी लगता है। और अगर कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 इसी का जो कन्वर्स है, सॉरी कॉन्ट्रापोजिशन है, कन्वर्स नहीं कॉन्ट्रापोजिशन जो है, कि मतलब कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 अगर 0 नहीं है तो आपके x1 और x1 x2 वो नॉट इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ आपको साफ दिख रहा है, सिंस आपको यहाँ x1 x2 की जगह x3 के लिए निकालना था, तो यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ x1 और x3 कितना है, वो है आपके पास 1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x1 एंड x3 नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने
बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल पे। तो हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल। मतलब यहाँ जो x वेक्टर है आपका वो p×1 वेक्टर है और फॉलो कर रहा है नॉर्मल p, म्यू और सिग्मा को। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी कहती है, जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो के फर्स्ट में ही, स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में यही वाली प्रॉपर्टी काम आई थी। वो प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? इफ़ कोवेरियंस बिटवीन xi एंड xj is equals to 0, that implies xi and xj are independent and converse is also true। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई भी सिग्मा मैट्रिक्स दी हुई हो, उस सिग्मा मैट्रिक्स में आपको दिख जाए कि कोवेरियंस ऑफ xi xj 0 अगर हो जाता है तो xi xj इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है, इफ़ वी हैव टू लीनियर कॉम्बिनेशन ax and bx एंड रिमेंबर दैट ax का ऑर्डर कितना होगा? a आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, m×p की होगी ऑफ कोर्स। a आपकी कोई भी m×p की मैट्रिक्स होगी और जो b है वो कोई भी n×p की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इस ax का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? m×1 और इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? n×1। तो इफ़ लीनियर कॉम्बिनेशंस आर ax and bx where a is m×p and b n×p, then a and b are independent if a sigma b transpose इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a सिग्मा b ट्रांसपोज अगर यहाँ पे 0 है तो आपका जो ax और bx वाला लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ये हमेशा 0 होता है। अब देखिए इसकी यूटिलिटी क्या है ना? इसके यूटिलिटी से हम ये पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाता कि x1 + x2 और x1 - x2, यहाँ पे दे दिया जाता कुछ x1 और x1 + 2x2, क्या ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंस को फाइंड करने के लिए हमें पर्टिकुलरली ए बी और बी एक्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको फाइंड करना पड़ता है और उनकी जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है उनको चेक करना पड़ता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर आपका x आपका x1 x2 एक नॉर्मल टू म्यू सिग्मा वेक्टर होता तो आप क्या कहते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट कब हैं? पहली बात तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 1 1 - 1। ठीक, और जो सिग्मा मैट्रिक इसको आप लिख सकते हो x1 x2। यहाँ पे आपका हो गया 1 0 1 2 और ये आपका हो गया x1 x2। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई ax, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई bx। तो अगर a ये वाला सिग्मा और ये वाला b ट्रांसपोज इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाता तो ये जो दोनों लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके कैसे हो जाते? इंडिपेंडेंट हो जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे कहती है
अगर x और y आपके बाईवेरिएट नॉर्मल को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर्स μ1 μ2 σ1 σ2 एंड रो कोरिलेशन, तो ये इम्प्लाई करता है कि ax प्लस by जो है वो फॉलो करेगा नॉर्मल 1 a μ1 प्लस b μ2 a स्क्वायर σ1 स्क्वायर a स्क्वायर σ1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर σ2 स्क्वायर प्लस 2ab रो, मतलब अगर आपने जैसे आपके पास कोई भी एक रैंडम वेक्टर इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, वो इस टाइप से एक्स वाई लिखा हुआ है और ये एक बाईवेरिएट नॉर्मल को फॉलो करता है जिसमें जो पैरामीटर्स हैं वो है μ1 μ2, मतलब इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीन है वो ये है, ठीक है। और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो है वो है इस तरीके से, σ1 σ2 रो और σ1 σ2 रो और यहाँ पे σ2 स्क्वायर, इस टाइप से कोवेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। तो अगर आप इन दोनों रैंडम वेरिएबल से कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो आपसे क्या कहती है, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी, चौथी प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि अगर आप किसी भी एक्स वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट और kth कंपोनेंट, ये कैसे हैं, आपके पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हैं, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हैं, देन दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। जबकि इन जनरल यूनिवेरिएट केस में उल्टा होता है कि अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं तो पेयर वाइज होते ही हैं, लेकिन पेयर वाइज इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, पर यहाँ पर ये रिज़ल्ट ट्रू होता है बाई मल्टीवेरिएट नॉर्मल में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि मान लीजिए आपके पास n मल्टीवेरिएट ऑब्जर्वेशन है, पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, nth ऑब्जर्वेशंस, ये सब IID हैं, मतलब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं और इंडिपेंडेंट हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल p, सॉरी IID यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओनली इंडिपेंडेंट, अगर ओनली इंडिपेंडेंट है तो, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल p म्यू आई और सिग्मा आई, I1 to n, मतलब x1 का जो मीन है वो है μ1 वेक्टर और x2 का है वो μ2 वेक्टर, xn का है जो मीन वेक्टर μn वेक्टर है, और इन सब के लिए अपनी अपनी जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो है σ1 σ2 σn, वो सब अलग अलग है, ठीक। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इस तरीके से दिया हुआ है तो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन एक बनाया है इन्हीं वेक्टर से, समेशन I1 to n ai और xi वेक्टर, तो इसका जो क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा नॉर्मल p समेशन I1 to n ai म्यू आई और समेशन I1 to n ai स्क्वायर सिग्मा आई, ठीक है। और अगर इसी केस में इसका पर्टिकुलर केस ले लें कि अगर ये सारे के सारे जो x1 x2 xn हैं
ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, मतलब सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन हो इनका, म्यू और सिग्मा। तो आपके पास क्या आएगा फिर, आपके पास आ जाएगा एक्स बार, इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो आपके पास आएगा नॉर्मल पी, म्यू वेक्टर और सिग्मा बाई एन। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे पास नॉर्मली एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, इसी तरीके से मल्टीवेरिएट केस में भी जो आपका एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है नॉर्मल पी और सिग्मा बाई एन। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है वो है, अगर x1 प्लस x1 और x2 दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, p क्रॉस 1 वेक्टर्स हैं, सच दैट x1 प्लस x2 ये फॉलो करे आपका नॉर्मल p को, देन both x1 and x2 will follow नॉर्मल p। मतलब अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आपका x, मतलब दो इंडिपेंडेंट मल्टीवेरिएट, अभी हमको ये भी नहीं पता है, सॉरी अभी तक तो हमको ये भी नहीं पता है कि इनका जो p क्रॉस 1 वेक्टर्स हैं इनका इंडिविजुअल जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लेकिन हमको इतना पता चल गया कि जो x1 प्लस x2 है इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल p है। वो अगर नॉर्मल p है तो फिर x1 और x2 का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी आपका नॉर्मल p ही होगा। ठीक, अब आता है आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट क्या है, देखो आपको x1 x2 और xn ये कैसे हैं, आर इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट मतलब IID लिखो, ठीक है, x1 x2 और IID नॉर्मल p म्यू सिग्मा वेक्टर्स। ठीक है, ये सारे के सारे x1 x2 xn ये हैं IID नॉर्मल p म्यू सिग्मा वेक्टर। मतलब हर एक जो xi है ना, हर एक xi वेक्टर के लिए जो मीन है वो है म्यू और जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो सिग्मा है। तो अगर हम इस तरीके से दो कांस्टेंट वेक्टर्स बनाएं, b1 b2 bn, और दूसरा कांस्टेंट वेक्टर है आपका c, दैट इज़ c1 c2 cn। तो दो लीनियर कॉम्बिनेशंस, फर्स्ट है आपका u1 दैट इज़ b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस bn xn, और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन आपका बने c1 x1 प्लस c2 x2 और लास्ट में cn xn। ठीक, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा u1 एंड u2 आर इंडिपेंडेंट इफ़ B ट्रांसपोज C इक्वल्स टू 0। अगर B ट्रांसपोज C का जो मल्टीप्लाई है वो अगर 0 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, तो u1 और u2 आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो ना तो प्रूफ कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो आप क्या कीजिए कि एक नया वेक्टर u मान लीजिए और u1 और u2 आपके पास, ये फर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, ये सेकंड लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, तो
तो जब इसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली जाएगी ना U की, तो वो आपके पास हो जाएगी कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ U1 एंड U1, या फिर इसको मैं लिखूँ वेरियंस ऑफ U1, यहाँ पे आएगा कोवेरियंस ऑफ U1 एंड U2, यहाँ पे आएगा कोवेरियंस ऑफ U2 एंड U1, और यहाँ आ जाएगा वेरियंस ऑफ U2। तो अगर कोवेरियंस 0 हो जाता है, ठीक है, आपको ये तो पता है कि U1 और U2 फॉलो तो नॉर्मल को ही करेंगे। नॉर्मल के इस केस में क्या था, मल्टीवेरिएट नॉर्मल के केस में क्या था कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल के केस में आप ध्यान रखना यहाँ U1 U2 है, दोनों के दोनों मल्टीवेरिएट नॉर्मल को ही फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि U1 U2 और कुछ नहीं है, आपके मल्टीवेरिएट नॉर्मल रैंडम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो भी वापस से आपके मल्टीवेरिएट नॉर्मल को ही फॉलो करेंगे। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल को फॉलो करें तो उनका कोवेरियंस 0 होना ही सिद्ध कर देता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं। तो इनका कोवेरियंस क्या होगा, आप यदि कोवेरियंस ऑफ U1 एंड U2 आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोवेरियंस ऑफ B1x1 प्लस अप टू Bn(xn) और दूसरा C1x1 और अप टू Cn(xn). अब सिंस आपके x1 सारे के सारे जो xi's थे वो तो इंडिपेंडेंट थे, xi, और अगर xi और xj में आपका i और j इक्वल नहीं है, तो आपके xi और xj का जो कोवेरियंस है वो तो 0 आ जाएगा, और अगर इक्वल है तो आपका आ जाएगा वेरियंस ऑफ xi। ठीक, तो इस वजह से ही आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो B1 और C1 ध्यान रखिए यहाँ पे स्केलर कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब कोई नंबर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वेरियंस ऑफ x1 वेक्टर प्लस इसी तरीके से आएगा Bn Cn वेरियंस ऑफ xn वेक्टर। तो आपके पास बन जाएंगे सारे के सारे वेरियंस ऑफ x1, वेरियंस ऑफ x2, वेरियंस ऑफ xn, ये सब के सब क्या हैं, आपके सिग्मा हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ही कह चुके हैं इस वाले रिजल्ट में कि आपके सारे के सारे एक्साइज का जो कोवेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो है सिग्मा। तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिग्मा तो कॉमन में, और समेशन i1 to n BiCi विच इज़ नथिंग बट B ट्रांसपोज C सिग्मा। सिग्मा तो कभी ज़ीरो होगा नहीं, तो B ट्रांसपोज C को ही कोवेरियंस को ज़ीरो होने के लिए आपका जो B ट्रांसपोज C है वो ही ज़ीरो होगा। इसी वजह से यहाँ पे ये इस रिज़ल्ट में हम ये कह रहे थे कि अगर दोनों लीनियर कॉम्बिनेशंस को B ट्रांसपोज C इक्वल्स टू ज़ीरो होना है, इंडिपेंडेंट होना है दोनों लीनियर कॉम्बिनेशंस को, तो इनकी जो कोफिशिएंट्स का डॉट सम है, डॉट प्रोडक्ट है, वो ज़ीरो होना चाहिए। ध्यान रखिए यहाँ पे हर एक एक्साई जो है वो मल्टीवेरिएट नॉर्मल है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स नहीं है ये x1 x2 xn। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ये x1 x2 xn जो दिए हुए हैं ये किसी एक रैंडम वेक्टर के ऐसे पार्टीशंस हैं, ऐसे नहीं है ये आपके इटसेल्फ मल्टीवेरिएट रैंडम वेक्टर हैं जो म्यू और सिग्मा को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके आप ये वाला जो रिज़ल्ट है उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक हमको कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो x1 x2 x3 और x4 ये चारों के चारों 4x1 के वेक्टर्स हैं, और ये सब के सब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, IID डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद मीन म्यू 3 -1 and 1 और वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा 3 -1 1 -1 1 0 1 0 2। तो आपके पास 3 लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाए हुए हैं यहाँ पे इन
रैंडम वेक्टर्स को लेके। पहला है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 और दूसरा है 2x1 प्लस माइनस 2x2 प्लस 2x3 और तीसरा है आपका 3x1 प्लस 4x2 और x3। ठीक है, तो इस टाइप के जो लीनियर कॉम्बिनेशंस आपके पास होते हैं, इनकी पहली बात तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच की जो इंडिपेंडेंस है वो चेक करनी है कि वी में वी और वी कोई से भी दो वी जे हैं, उनकी इंडिपेंडेंस के बारे में आप क्या कहते हैं। फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ v1 एंड v2 फाइंड कीजिए। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ v1 एंड v3 फाइंड कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए जो आपका रिज़ल्ट काम आएगा वो आपका आएगा ये वाला नहीं है, ये वाला रिज़ल्ट जो है वो आपका इंडिपेंडेंस चेक करने के काम आएगा। तो आपने इस तरीके के लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए थे, तो आपने क्या देखा था, अगर आपके लीनियर कॉम्बिनेशंस में जो कोफिशिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं तो उनका अगर डॉट सम जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो ज़ीरो आ जाता है, तो हम कहते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि क्या 1 इंटू 2, देखो इनका डॉट कोफिशिएंट्स का डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा 1 इंटू 2 2 इंटू -1 -2 1 इंटू 2 प्लस 2, तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, 1 मिनट सॉरी, यहाँ -4 आएगा तो फिर आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया -4 प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो v1 एंड v2 तो इंडिपेंडेंट हो गए। और उसके बाद v1 v3 का निकालेंगे तो 1 इंटू 3 3 2 इंटू 4 8 प्लस 1, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आप आ रहा है। तो v1 एंड v3 आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट तो आप इजीली इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस निकालने हैं v1 और v2 के। देखो जब आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने हो v1 किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के, तो उसके लिए आपको कौन सा रिज़ल्ट यूज़ करना है, अपना ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करना है। ठीक है, कि अगर x1 x2 xn आपके नॉर्मल p म्यू आई सिग्मा i हों, तो यहाँ पे तो म्यू और सिग्मा सेम ही दिए हुए हैं, तो आपका y कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप इन रैंडम वेक्टर से बनाते हैं तो वो क्या होता है, समेशन ए आई म्यू आई और समेशन i1 to n ए आई स्क्वायर सिग्मा आई। तो देखो इसको यहाँ पे कैसे करना है, आपका ये म्यू वेक्टर हो गया और ये आपका हो गया सिग्मा, और v1 आपका दिया हुआ है x1 प्लस 2x2 प्लस x3। ठीक, तो v1 का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको निकालना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन सिंस ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है मल्टीवेरिएट नॉर्मल वेक्टर्स का, तो v1 जो है वो अगेन एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा, और उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर कितना होगा, जो x1 x2 x3 का होगा। तो वो ऑर्डर क्या है आपका 4x1। तो ये बात तो पक्की है कि ये नॉर्मल 4 को ही फॉलो करेगा। बस इसका मीन क्या होगा, मीन इसका होगा 1 इंटू मीन ऑफ x1 म्यू प्लस
2 इंटू मीन ऑफ x2 दैट इज़ ऑल्सो म्यू वैक्टर, ये वैक्टर्स हैं, प्लस 1 इंटू म्यू, तो टोटल कितने म्यू हो गए, 4 म्यू हो गए। तो म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक एंट्री को 4 से, तो आपके पास जो मीन वेक्टर है v1 का वो आ जाएगा। और वेरिएंस ऑफ v1 अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ v1 अगर आपको फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सिंस ये IID हैं सारे के सारे x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट अगर हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपका जो वेरिएंस ऑफ दिस सम होगा वो सम ऑफ वेरिएंसेस हो जाएगा। और आपका रिजल्ट कौन सा यूज़ होना है यहाँ पे, समेशन AI स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके उसको उस कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएंस इक्विवेलेंस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके और उसका सम कर देना है, ठीक है। सिंस हमारे क्वेश्चंस में यहाँ सिग्मा आई की जगह सिग्मा ही था, तो ऑलरेडी यहाँ पे सिग्मा आई की जगह तो सिग्मा बाहर कर देंगे और समेशन AI स्क्वायर जो है मतलब हर एक कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम बच जाएगा हमारे पास। तो कितना आएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 सिग्मा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 4 सिग्मा आ जाएगा, तो सिग्मा जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है उससे उसकी हर एक एंट्री से आप 4 को मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 सिग्मा आपके पास आ जाएगा। तो v1 का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपके पास होगा नॉर्मल 4 विद मीन वेक्टर 4 म्यू एंड कोवेरियंस मैट्रिक्स 4 सिग्मा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 6 आएगा ना, 6, तो यहाँ पे आपका आएगा 6 सिग्मा। तो इसी तरीके से आप सिंपली v2 का भी जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कीजिए, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ v1 एंड v3 को फाइंड कीजिए। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए देखिए क्या करें, जब आपको v1 v3 का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, एक नया वेक्टर v जनरेट करेंगे जो होगा v1 वेक्टर। ध्यान दीजिए यहाँ पे v1 और v3 भी 4x1 के वेक्टर होंगे, क्योंकि ये सम है 4x1 ऑर्डर के 3 वेक्टर्स का। तो जो नया वेक्टर बनेगा वो भी आपका 4x1 का बनेगा। तो v1 और v3 जो है वो भी 4x1 ऑर्डर के वेक्टर्स हैं और ये आपका हो जाएगा 8x1 का वेक्टर। अब यहाँ पे सिंस आपके v1 और v3 ये सब के सब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाले रैंडम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशंस थे, तो v1 v3 तो आपका कर ही रहे थे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल आ रहा था। फिर जो आपने नया v बनाया है वो इन्हीं नॉर्मल कंपोनेंट से बना है, इसीलिए इसका जो v का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अगेन नॉर्मल ही होगा मल्टीवेरिएट, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो इस बार क्या होगा 8x1, तो नॉर्मल 8 को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इतना तो पता चल गया कि नॉर्मल 8 को फॉलो करेगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन जो होगा वो आपके पास कितना आएगा, वो होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ v1। पहले होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ v1 आप निकाल चुके हो, वो कितना था आपके पास 4 म्यू, और इसी जो सेम प्रोसेस है जब एक्सपेक्टेशन ऑफ v3 निकाली जाएगी तो वो होगी 8 म्यू। और जब तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ v आपके पास कितनी आ जाएगी 4 म्यू अपॉन 8 म्यू। ध्यान रखना यहाँ पे ये एक 4x1 का वेक्टर आएगा, ये भी एक 4x1 का वेक्टर आएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u जो आएगी वो भी एक 8x1 का वेक्टर आएगा। उसके बाद जब आप कोवेरियंस ऑफ v फाइंड करेंगे, या फिर इसको सिंपली मैं लिखती हूँ केवल वेरिएंस ऑफ v फाइंड करेंगे, इसको वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपके पास बनता है कोवेरियंस ऑफ v1 v2 वेक्टर, कोवेरियंस ऑफ v1 एंड v2 वेक्टर, कोवेरियंस ऑफ v1 वेक्टर एंड कोवेरियंस ऑफ
v2 एंड v2 वेक्टर। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए ये वाला रिज़ल्ट जो मैंने आपको पहले यहाँ पे करवाया था कि कोवेरियंस बिटवीन टू नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन इज़ दिस, सेकंड लीनियर कॉम्बिनेशन इज़ दिस, तो इनके बीच का जो कोवेरियंस होता है वो होता है बी ट्रांसपोज सिग्मा, अगर हर एक एक्स आपके सिग्मा वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स रखते हैं। तो जब हम कोवेरियंस बिटवीन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन v1 और v2 निकालते हैं, मतलब ये पहला लीनियर कॉम्बिनेशन और ये दूसरा वाला लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उसमें हम पहला लीनियर कॉम्बिनेशन को हम क्या लिखते हैं, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जो कोफिशिएंट्स का वेक्टर बनता है वो होता है b1, b2 और bn। दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जो कोफिशिएंट्स का वेक्टर बनता है वो होता है c1, c2 एंड cn। तो हम क्या कहते हैं कि जो b ट्रांसपोज c है वो 0 होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन से हम कोवेरियंस को यहाँ पे फाइंड करेंगे। ध्यान रखिए कोवेरियंस है आपका b ट्रांसपोज c सिग्मा। तो यहाँ पे अगर मैं v1 को लिख दूँ, इसमें आपका जो b है क्या बनेगा, आपका जो b वेक्टर है वो बनेगा 1 2 1, और जो c वेक्टर है वो आपका क्या बनेगा 3 4 1। तो अगर v1 और v1 लीनियर कॉम्बिनेशन सेम रख रहे हैं तो b ट्रांसपोज c में c तो वापस b ही बनेगा। तो b ट्रांसपोज b बनाइए, मतलब b वेक्टर को इसी b वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 6 सिग्मा। और यहाँ पे आपके पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 8 और ये 12, तो 12 सिग्मा। इसी तरीके से यहाँ भी 12 सिग्मा, यहाँ आपका 6 सिग्मा, नहीं सॉरी 26 सिग्मा। तो ये आपका आ जाता है कोवेरियंस मैट्रिक्स फॉर दिस न्यू वेक्टर v। तो फाइनली जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप सिग्मा नॉट लिख दो, ऑफ v1 एंड v3 इज गिवन एज नॉर्मल 8, या आपका म्यू नॉट लिख दो, म्यू नॉट और सिग्मा नॉट। तो ये आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाता है आपके v1 और v3 वेक्टर के लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता है क्या होती है। सिंपली जब आप यूनिवेरिएट केस में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई ऑफ एक्स टी पढ़ते थे तो उसको आप लिखते थे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा टी एक्स, यही लिखते थे। अब यहाँ जो ये टी है ये आपका रिप्लेस हो जाता है एक वेक्टर से, ठीक है, वेक्टर टी से, और x जो है वो आपका रिप्लेस हो जाता है एक वेक्टर x से, ठीक। तो आपका जो नया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो कैसे मल्टीवेरिएट केसेस में देखा जाता है वो आप देखो क्या होता है। अगर आपका कोई रैंडम वेक्टर x है वो इस तरीके से आपको दिया है x1 x2 xp, ठीक, और t आपका जो एक रैंडम वेक्टर है वो बना हुआ है t1 t2 tp। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x कैसे लिखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है आपके पास फाई ऑफ x वेक्टर t एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा टी ट्रांसपोज x। ये दोनों वेक्टर्स हैं, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई रेज टू पावर ई आयोटा t1 x1
प्लस TP XP। अब अगर एक्साइज आर इंडिपेंडेंट then phi of xt can be written as product of expectation e raised to power iota txi या xj लिखो यहाँ पे, which is nothing but phi of exercise tj। ठीक है, तो jth रैंडम वेरिएबल का इस तरीके से कहा जाए कि अगर आपके सारे के सारे xj इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, सारे के सारे xj इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप इस जो एक्सपेक्टेशन है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका क्या बनता है, jth रैंडम वेरिएबल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो। तो ये एक रिज़ल्ट है कि अगर आप के रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एवरी jth रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में डाल सकते हो। पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर मल्टीवेरिएट नॉर्मल के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकाला जाए तो वो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मल के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालना है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो x वेक्टर है वो आपका नॉर्मल p, म्यू और सिग्मा को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमको रिक्वायरमेंट होती है इस ट्री ट्रांसपोज x की। ठीक है, तो इस ट्री ट्रांसपोज x का आपने निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्री ट्रांसपोज x जो है ये किसको फॉलो करेगा, क्योंकि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगेन नॉर्मल p, टी ट्रांसपोज म्यू वेक्टर और टी ट्रांसपोज सिग्मा टी ट्रांसपोज इसको फॉलो करेगा, जहाँ y आपका क्या है, टी ट्रांसपोज x। अब यहाँ पे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं x माइनस म्यू इक्वल्स टू सी वाई, वेयर सी ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स सी इक्वल्स टू आई। ठीक है, इसको पता है आप ये भी लिख सकते हो सिग्मा इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज। कैसे, क्योंकि सिग्मा इनवर्स आप ऐसे लिखो तो सी ट्रांसपोज का इनवर्स सी इनवर्स विच इज़ सी ट्रांसपोज इनवर्स, दैट इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज वेयर सी इज़ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो आपका सी वेक्टर जो सी आपके पास मैट्रिक्स आएगी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो अगर कोई पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हमारे पास होती है तो उसको आप हमेशा दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस y वेक्टर के लिए, जो ये वाला y वेक्टर है ना, इस y वेक्टर के लिए आपको PDF फाइंड करना है, PDF नहीं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले y वेक्टर दिखेगा किस टाइप का, वो दिखेगा C इनवर्स x माइनस म्यू। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल p, 0 और IP। सिंस yi जो है वो आपके y1, y2, yp टाइप का कुछ होगा, और इसके लिए
जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ रही है वो कुछ इस टाइप की आ रही है। इसका मतलब वाई आईज कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। जिन जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे हुआ, वो फर्स्ट वाला वीडियो देखें मल्टीवेरिएट में, जहाँ मैंने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डेंसिटी डिराइव की है। ठीक है, तो शायद सेकंड थर्ड वीडियो में ही वो डिराइव की है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई आईज इंडिपेंडेंट होते हैं। एक बात प्लीज़ यहाँ पे गौर कीजिए, मल्टीवेरिएट लेक्चर्स को अगर आप बीच में से सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फॉलो करना है तो पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, नहीं करना है देन मुझे नहीं लगता फिर आपको ये चीज़ स्किप ही कर देनी चाहिए। तो वाई आईज आपके सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मैंने फाई मान लिया, फाई जो है वो आपका y के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, और जो t वेक्टर लेते थे उसकी जगह मैंने ले लिया s वेक्टर, तो वो आपके पास कितना होगा, e रेज टू पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू पावर आयोटा s ट्रांसपोज y, विच इज़ y इज़ इंडिपेंडेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ I12p एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू पावर आयोटा s ऑफ j और y ऑफ j, सिंस वाई जे, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ J12p फाई ऑफ वाई जे एस जे। अब फाई ऑफ देखो वाई जे आपका क्या फॉलो कर रहा था, वाई जे आपका फॉलो कर रहा था, देखो वाई आपका ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, वाई जे जो है वो आपका नॉर्मल जीरो आई पी वाई जो है वो आपका नॉर्मल जीरो आई को फॉलो कर रहा है, तो जो वाई जे होगा ना वो पर्टिकुलरली आपका नॉर्मल जीरो और वन को फॉलो करेगा, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करेगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो पीडीएफ होता है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो आपके पास क्या होता है, वो होता है J12p e रेज टू पावर माइनस एस जे स्क्वायर बाय 2। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। तो इसकी वजह से जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बन जाएगा वो कैसा बनेगा, फाई ऑफ एक्स टी ई रेज टू पावर म्यू टी आयोटा म्यू टी। तो इसको आप लिख सकते हो समेशन I12 p टी आई ने टी जे लिखो क्योंकि आई तो यहाँ यूज़ हो गया, तो टी जे म्यू जे माइनस हाफ समेशन J12p टी जे स्क्वायर सिग्मा जे स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ I12p ई रेज टू पावर माइनस आयोटा टी जे म्यू जे, माइनस नहीं आएगा सॉरी, आयोटा टी जे म्यू जे माइनस हाफ टी जे स्क्वायर सिग्मा जे स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ jth रैंडम वेरिएबल फाई ऑफ एक्स जे टी जे। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी है, इंडिपेंडेंस की। तो आपने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। अगली जो थ्योरम है कि जैसे आपका डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए रिज़ल्ट टू आपसे क्या कहता है कि अगर एक एक्स वेक्टर है उसकी दो कंपोनेंट्स आपने बना दिए, ये बस रिज़ल्ट आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एक दूसरे मेथड से, पर सिंस यहाँ पे अपना दूसरा मेथड भी हमको आना चाहिए इसलिए हम इसको भी सीख लेते हैं। तो x से अगर आपका x1 x2 है, तो अगर सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 1 मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, देन x1 एंड x2 आर
इंडिपेंडेंट। इस रिज़ल्ट को आप कैसे प्रूव करेंगे अपने अदर कैरेक्टरिस्टिक वाले मेथड से, तो वो देखते हैं। देखो फाई ऑफ एक्स टी को आप क्या लिखते हो, अगेन मैं लिख रही हूँ ई रेज़ टू पावर आयोटा टी डैश म्यू माइनस हाफ टी डैश सिग्मा टी। ठीक, टी आपका एक वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो टी डैश और म्यू, इसको आप क्या करें, दो वेक्टर्स में स्प्लिट करें। जैसे मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ। टी आपका एक वेक्टर है, T1 T2 और यहाँ पे TP। ठीक है, तो यहाँ अगर आप अपने रैंडम कंपोनेंट जो है वो आपका ये वाला जो रैंडम कंपोनेंट है ये Q क्रॉस 1 का है और ये P माइनस Q क्रॉस 1 का है, तो T को भी आपको उसी ऑर्डर में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका हो गया TQ और समथिंग ये आ जाएगा TQ प्लस 1, तो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। तो पहला कंपोनेंट इसका आएगा T1, दूसरा कंपोनेंट आएगा इसका T2। तो जब आप ये नहीं है यहाँ पे, जब आप इस T का ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपके पास आएगा T1 का ट्रांसपोज और T2 का ट्रांसपोज, T2 का ट्रांसपोज। तो उसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ, T1 का ट्रांसपोज म्यू1 अब ये भी मत लिखो। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे T1 का ट्रांसपोज T2 का ट्रांसपोज और सिमिलरली म्यू1 और म्यू2 के ट्रांसपोज। तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे एक। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हम अभी रखेंगे वहाँ पे। फिर T ट्रांसपोज सिग्मा T को आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे T1 ट्रांसपोज T2 ट्रांसपोज। सिग्मा मैट्रिक्स में ये तो नल ज़ीरो थे ही, हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे T1, यहाँ पे T2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, T1 ट्रांसपोज सिग्मा 11 और T1 प्लस T2 ट्रांसपोज सिग्मा 22 T2। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। क्यों, ये आपका कितने क्रॉस कितने का है, ये आपका है Q क्रॉस 1 का, ये आपका कितने क्रॉस कितने का है, Q क्रॉस Q का। ये आपका कितने क्रॉस कितने का है, Q क्रॉस ये 1 क्रॉस Q का होगा। यह आपका हो गया 1 क्रॉस Q का, यह आपका Q क्रॉस Q का, यह आपका Q क्रॉस 1 का। तो T1 ट्रांसपोज सिग्मा 11 T1, ये आपका जो पूरा बनेगा ये कितने क्रॉस कितने का बनेगा, 1 क्रॉस 1 का। ऐसे ही ये 1 इंटू P माइनस Q ऑर्डर का, ये P माइनस Q इंटू P माइनस Q ऑर्डर का, ये P माइनस Q इंटू 1 ऑर्डर का। तो ओवरऑल ये भी 1 क्रॉस 1 का बनेगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फाई एक्स टी को सिंपली स्प्लिट कर देना है बस। देखो ये वाली जो चीज़ है ना वो भी आप इजीली लिख पा रहे हो, T1 ट्रांसपोज म्यू1 प्लस T2 ट्रांसपोज म्यू2।
तो जब T1 म्यू की और T1 सिग्मा T की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे ना, तो आप इजीली लिख पाएंगे e⁻i T1 म्यू माइनस हाफ T1 ट्रांसपोज सिग्मा 11 T1 मल्टीप्लाइड बाय, ये यहाँ पे μ1 आएगा, e⁻i T2 μ2 माइनस हाफ T2 ट्रांसपोज सिग्मा 22 और आप कितना होगा T2। ठीक है, तो जब आपने दोनों की करेक्टरिस्टिक, और ये वाला जो इतना सा करेक्टरिस्टिक है ना, वो आपका किसका है, इतना जो है वो करेक्टरिस्टिक है आपके x1 कंपोनेंट का, और ये वाला जो करेक्टरिस्टिक बना है ये बना है आपके x2 कंपोनेंट का। तो जब दोनों के करेक्टरिस्टिक आपने स्प्लिट कर दिए तो फिर आप कह सकते हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो मेरे ख्याल में तो मोस्ट ऑफ द रिज़ल्ट जो हैं वो प्रूव हो चुके हैं। एक लास्ट रिज़ल्ट जो अगले वीडियो में हम एस्टिमेशन पार्ट शुरू करेंगे। अब आपका जो बेसिक पार्ट है ना, वो जितना भी है वो सब कवर हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में हम केवल और केवल पढ़ेंगे एस्टिमेशन, विशाल डिस्ट्रीब्यूशन, एमएलई फाइंड करना, टेस्टिंग्स, ये सब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए आज एक छोटा सा रिज़ल्ट मैं यहाँ पे आप छोड़ कर जा रही हूँ। तो वो रिज़ल्ट आपसे क्या कहता है कि अगर x आपकी नॉर्मल p म्यू सिग्मा वेक्टर है, तो सिग्मा रेज़ टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू जो है वो आपका फॉलो करेगा नॉर्मल p 0 IP को। आप खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सिंस ये वाला जो u है, ये u एक लीनियर कॉम्बिनेशन है आपके x रैंडम वेक्टर का, एक मल्टीवेरिएट रैंडम वेक्टर का। ठीक है, तो ऑलरेडी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है मल्टीवेरिएट रैंडम वेक्टर का, तो ये u जो है ये भी आपका एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल वेक्टर ही होगा, और इसका ऑर्डर वही होगा जो x का ऑर्डर है। तो x का ऑर्डर p है, तो u भी एक p×1 का मल्टीवेरिएट नॉर्मल वेक्टर होगा। इसकी एक्सपेक्टेशन जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगी सिग्मा रेज़ टू पावर माइनस हाफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू म्यू और ये आपके पास 0, जो कि आपके पास ये आ रही है। और कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ u जो आएगी वो आपके पास आएगी, सिंस वेरिएंस पे आपके स्केल का तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ओनली फ़र्क पड़ेगा इसका, तो इसका कोवेरियंस आएगा सिग्मा रेज़ टू पावर माइनस हाफ कोवेरियंस ऑफ सिग्मा और सिग्मा रेज़ टू पावर माइनस हाफ का ट्रांसपोज। सिग्मा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इस पर ट्रांसपोज का कोई फ़र्क ही नहीं होता। तो सिग्मा रेज़ टू पावर माइनस हाफ सिग्मा और सिग्मा रेज़ टू पावर माइनस हाफ विच इज़ नथिंग बट IP। तो यही रिज़ल्ट था आपका कि ये जो है इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, इसको याद रखिए, ये बहुत अब काम आने वाला है, बार बार काम आने वाला है आपके MLE के अंदर। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स किस टाइप की होती हैं उसको समझना ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को इस तरीके लिखा जाता है, Q इक्वल्स टू x ट्रांसपोज A x टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ x आपका कोई भी p×1 वेक्टर है और जो आपकी A मैट्रिक्स है वो आपकी कितने क्रॉस कितने की होगी, p×p मैट्रिक्स। ठीक, तो ये जो फॉर्म्स होती हैं ये किस टाइप की होती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर x आपका सिंपली एक 2×1 वेक्टर है, ठीक, और x1 x2 हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पे x1 x2, और आपकी A मैट्रिक्स है A E, लिख दीजिए B C x1 x2। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, A x1 स्क्वायर प्लस C
x2 स्क्वायर प्लस 2b x1 x2। तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म नॉर्मली इस फॉर्म में दी जाए तो आप क्या करें, उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करें। पहले x1 स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ पे प्लेस करेंगे, x2 स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ पे प्लेस करेंगे, और x1 x2 का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका आधा यहाँ प्लेस करेंगे या आधा यहाँ पे प्लेस करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे x1 x2 होते हैं, यहाँ पे भी आपके x1 x2 होते हैं। तो x1 इंटू x1 का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा जाता है, x2 इंटू x2 का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा जाता है। x1 और x2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होता है और x2 और x1 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होता है। तो इसलिए आधा यहाँ लिखा जाता है, आधा यहाँ लिखा जाता है। तो इसी तरीके से आपको 3x3 के लिए, चलिए इसको कर देते हैं। 3x3 के लिए जब होगा तो किस टाइप का बनेगा? जब आपका x इस टाइप से हो तो x1 x2 x3, तब आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है a b c d e और f। देखिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है आपको यहाँ पे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो ये मैट्रिक्स हमको मिलती है ना, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। और इसको कैसे लिखा जाता है? a x1 स्क्वायर प्लस b x2 स्क्वायर प्लस c x3 स्क्वायर प्लस 2d x1 x2 प्लस 2e x1 x3 प्लस 2f x2 x3। ये होती हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की इंडिपेंडेंस के बारे में कैसे बात की जाती है वो देखिए। अगर आपको दो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स Q1 सच एज x ट्रांसपोज AX और दूसरी क्वाड्रेटिक फॉर्म x ट्रांसपोज BX इस तरीके से दी हुई है, जहाँ पे A और B डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, देन Q1 एंड Q2 आर independent if a sigma b equals to 0 और b sigma a equals to 0, और इसका जो कन्वर्स होता है वो भी आपका ट्रू होता है। सेकंड में अगर आपको कोई भी एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, मान लो कोई भी एक वेक्टर है, ठीक, तो ये जो वेक्टर है इसको मैं u से डिनोट कर दूँ, तो एक वेक्टर है ax और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है x ट्रांसपोज bx, देन u एंड q आर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ a सिग्मा b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे b सिग्मा a वाली कंडीशन नहीं लगती है, a सिग्मा b वाली कंडीशन लगती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की जो इंडिपेंडेंस का केस है वो हम इस तरीके से देखते हैं। हेलो गाइस, वन थिंग आई वांट टू आस्क that how are you finding my multivariate lecture series? Please tell me, because without any improvement I can't actually as a student I don't know what you need actually. So I'm just providing what I am learning, but it is not easy to provide solutions or proofs of each and every theorems or some questions, but I'm giving my best effort to this lecture series. So at least by comments, by likes, tell me how much improvement still I need in this multivariate lecture series. So that is all I wanted to ask, and thank you for sharing, and thank you for watching my videos at least at the till the end. So thank you.